नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ा था। क्वेश्चन था स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका जो है हम लोग उत्तर लिखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। देखते हैं इसका कौन कौन कारक है। तो ऑप्शन ए है, यहाँ पे आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन ए में है यहाँ आपका चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर लिखेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोधक, यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात आर प्रोपोर्शनल टू एल। यहाँ जो है अर्थात के बाद आर प्रोपोर्शनल टू एल है। आर प्रतिरोध हो गया, एल लंबाई हो गया। और यहाँ ये जो सिंबल जो दिख रहा है आपको, यानी कि ऐसे करके ऐसे जो दिख रहा है, ये प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनल का सिंबल हो गया। और इसको ही हिंदी में बोला जाता है समानुपाती। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये समानुपाती। ओके, प्रोपोर्शनल हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर बी। बी में है चालक तार की मोटाई पर। चालक तार की मोटाई पर इसमें हम लिखेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी मोटाई अर्थात यानी उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक समानुपाती होता है इससे पहले वाला में, तो व्युत्क्रमानुपाती उसके उल्टा होता है, अर्थात आर। ये जो है अब देखिए यही सिंबल तो सेम था इससे पहले वाला पॉइंट में, लेकिन यहाँ सिंबल के बाद 1 लिखा गया है, यानी कि 1/। अगर 1/, कुछ भी रहे इसमें नीचे, तो जैसे ही इस सिंबल के बट्टा में कुछ हम लिखेंगे 1 के नीचे बट्टा में, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिखा जाएगा। इसको बोला जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी उसके विपरीत। और इसको बोलते हैं, जब ऐसा हो जाए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे भाई व्युत्क्रमानुपाती। हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। यानी इन्वर्सली लिखना होगा तो इन्वर्सली यही सिंबल हम लिखेंगे, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी लिखना होगा नीचे 1 के बट्टा में हम लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बोला जाएगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर सी, चालक पदार्थ के प्रकृति पर। इसमें लिखेंगे विभिन्न पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, इसलिए चालक का प्रतिरोध उस चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यहाँ ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है, यानी ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया चालक के ताप पर। इसमें लिखेंगे हम किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए इसमें चालक के ताप पर। ताप में क्या है कि जैसे ही किसी भी चालक का ताप बढ़ाइएगा आप, तो क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। यहाँ बढ़ाइएगा ताप तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। घटाइएगा तो क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर बताएं। प्रत्यावर्ती धारा को शॉर्ट फॉर्म में एसी बोला जाता है। दिष्ट धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा यहाँ एसी, और दिष्ट धारा को शॉर्ट फॉर्म में डीसी बोला जाता है। एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट होता है, शॉर्ट फॉर्म में एसी बोला गया। दिष्ट धारा डीसी शॉर्ट फॉर्म हो गया, और पूरा नाम हो गया डायरेक्ट करंट, फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है दिष्ट धारा, डीसी डायरेक्ट करंट। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा इसको। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी, और दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा एसी में हम लिखेंगे धारा का मान तथा, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदलता है। और वही दिष्ट धारा में जब लिखिएगा तो केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दिष्ट धारा जो होता है वो एक ही दिशा में बहती है। इसका पॉइंट नंबर 2 में आप लिखेंगे इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। किसको भाई आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है? तो देख लीजिए ये एसी में है। इधर वाला बाएं साइड जो है कॉलम, ये एसी वाला है, और दाहिने साइड वाला कॉलम जो है ये डीसी वाला है, डायरेक्ट करंट वाला है। तो
एसी में हम लिखेंगे, यानी एसी को जो है आसानी से, एसी को घर में जो एसी लगाया जाता है उसकी बात नहीं की जा रही है। ये एसी यानी कि आपका क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात की जाए। ये प्रत्यावर्ती धारा जो है इसके बारे में बात की जा रही है, यानी अल्टरनेटिव करंट जो होता है उसके बारे में। यानी अल्टरनेटिव करंट जो होता है एसी को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, याद रखिएगा। लेकिन डीसी जो होता है, डायरेक्ट करंट जो होता है, डायरेक्ट जिसको बोलते हैं डिस्क धारा हिंदी में, उसको उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, यानी कि परेशानी होती है। पॉइंट नंबर 3 में हम लिखेंगे, इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। किसको भाई? तो सीधा-सीधा बात है, एसी को आसानी से डीसी में आप बदल सकते हैं, लेकिन वही डीसी को एसी में, यानी डीसी को एसी में बदलने में परेशानी होती है, कठिनाई होती है। इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ओम के नियम को लिखें। ओम का नियम को लिखना है। उत्तर लिखेंगे हम, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक के दो सिरों के बीच प्रवाहित धारा का परिमाण उन सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर, विभवांतर का संकेत होता है V, तथा प्रवाहित धारा I, प्रवाहित धारा का संकेत होता है I हो, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नहीं बोलेंगे, यहाँ I प्रोपोर्शनल टू V बोलेंगे। ध्यान दीजिए, वही अगर 1/V लिखा गया रहता, ये 1/V, तो इनवर्सली हो जाता, यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाता। लेकिन ये समानुपाती बोलेंगे, I समानुपाती V, आई प्रोपोर्शनल। ये हम इससे पहले वाला में भी चर्चा किए थे कि प्रोपोर्शनल का ये सिंबल हो गया, प्रोपोर्शनल था आई प्रोपोर्शनल टू भी, तो या भी प्रोपोर्शनल टू आई, बात बराबर है। उधर से लिखिए, भी की तरफ से लिखिए, आई की तरफ से आप लिखिए, तो डेट इम्प्लाइज क्या होगा, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, भी इजकल टू आई आर हो जाएगा। यानी जैसे ही ये आई प्रोपोर्शनल टू भी रहेगा या भी प्रोपोर्शनल टू आई रहेगा, तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी इजकल टू हमको क्या मिलेगा, आई आर मिलेगा। भी आई आर, भी इजकल टू आई आर, भी क्या हो गया भाई, विभवांतर हो गया, जिसका संकेत भी होता है। और यहाँ पे प्रवाही धारा जो है, प्रवाही धारा का संकेत क्या हो गया, आई हो गया। और यहाँ आर, तो आर क्या है भाई, देख लीजिए, जहाँ आर एक अनुपातिक स्थिरांक है, अनुपातिक स्थिरांक है, अनुपात वाला है, ये जो चालक का क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। आर एक तरह से सीधे सीधे कहिए प्रतिरोध है, लेकिन पूरा जानने की जरूरत है। यहाँ आर एक अनुपातिक स्थिरांक है जो चालक का प्रतिरोध कहलाता है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। जब ये प्रतिरोध कहलाता है, इसलिए यानी कि ये आपका V इजकल टू आई आर अगर है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा, यहाँ देखिए आई इजकल टू निकालिएगा, तो ये आई में आर अब गुना है यहाँ, तो आई इजकल टू जैसे निकालिएगा तो V बटा आर हो जाएगा। आर इजकल टू निकालिएगा तो आर इजकल टू V बटा आई हो जाएगा, यानी गुना में है, उधर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो वही यहाँ पे किया गया, आर इजकल टू V बटा आई या आई इजकल टू V बटा आर। उपरोक्त तीनों में स्थापित संबंध ओम का नियम कहलाता है। उपरोक्त तीनों में, यानी आर, भी और आई है। कौन कौन भाई, आर, भी और आई, ये तीनों में जो स्थापित संबंध है, यहाँ रिलेशन है तीनों में जो, वही क्या कहलाता है भाई, ओम का नियम कहलाता है। नोट में आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट का मतलब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जहां से आपके लिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है, नहीं भी बनता है तो आपको याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए कि ओम के नियम का प्रतिपादन, यानी ओम के नियम का आविष्कार किसने किया, प्रतिपादन जॉर्ज, कौन, जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। ओम के नियम का प्रतिपादन जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वाहनों के अग्रदीप में, वाहन का मतलब हो गया गाड़ी, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। यहाँ ध्यान देने की बात है, अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब हो गया कि आगे वाला जो बल्ब लगता है, हेडलाइट जिसको बोला जाता है, उसी को अग्रदीप बोला जाता है। तो वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो उत्तर होगा, वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब प्रकाशित बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, तो अवतल दर्पण क्या होता है भाई, अवतल दर्पण समांतर यानी समानांतर पैरेलल प्रकाश किरणों का तेज क्या करता है, किरण पुंज
उत्पन्न करता है। क्या करता है? लेकिन समानांतर पैरेलल वाला उत्पन्न करता है, जिससे रात के अंधेरे में जो है काफी अधिक दूरी तक की चीजों को देखने में यह हमारी सहायता करता है। क्वेश्चन क्या है कि वाहनों के अभिदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो वह है अवतल दर्पण। लेकिन आखिर क्यों किया जाता है? यहाँ पर है आगे आगे में कि क्यों, तो पूरा हमको लिखना होगा कि वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जब प्रकाशित बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण समानांतर प्रकाश किरणों का तेज किरणपुंज उत्पन्न करता है। और किरणपुंज 3 प्रकार का होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना? वो अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और समांतर किरणपुंज। तो ये किरणपुंज उत्पन्न करता है जिससे रात के अंधेरे में काफी अधिक दूरी तक की चीजों को देखने में यह हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो चलिए, अपवर्तन के नियम 2 होते हैं, तो क्या लिखेंगे हम आंसर में कि प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं और परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं, वह कौन कौन है भाई? तो पहला इसका नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, यानी नियम नंबर 2, रूल नंबर 2, किसी खास रंग के प्रकाश की किरण के लिए किन्हीं 2 माध्यमों के बीच आपतन कोण की जया, जिसको साइन बोला जाता है, ये याद रखिएगा। साइन यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं जया, और अपवर्तन कोण की जया यानी ये भी क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। में एक क्या होता है? निश्चित अनुपात होता है। याद रखिएगा, ये दोनों के बीच में क्या होता है? एक निश्चित अनुपात होता है। यह निश्चित अनुपात उस माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात यानी म्यू इजकल टू साइन आई बाई साइन आर, ये वाला म्यू इजकल टू साइन आई बाई साइन आर। ये साइन का जो है आई वाला क्या हो गया? ये भी जया है और ये भी जया है, लेकिन एक यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये आपतन कोण की जया हो गया साइन, और अपवर्तन कोण की जया, यहाँ पे दोनों का आई और आर लगा हुआ है यहाँ, लेकिन साइन है यहाँ पे। साइन क्या है? जया है, उसको हिंदी में बोलते हैं। याद रखिए, न्यू इजकल टू साइन आई बाई साइन आर, ये प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम होता है। और ये भी याद रखने की बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसी को हम एस्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? किसका नियम कहते हैं? एस्नेल का नियम। स्नेल का नियम, ये स्नेल का नियम म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये याद रखिएगा हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है सेल, खुला स्विच, प्रतिरोध एवं आमीटर के लिए संकेत लिखे, यानी कि इसका क्या संकेत होता है? तो चलिए देखते हैं। विद्युत सेल, यानी कि सेल का जो हमको संकेत बनाना होगा, तो ये वाला हम बनाएंगे। ऐसा जहां भी दिखेगा आपको तो समझ जाइए ये सेल का संकेत है, विद्युत सेल का। और ये ऐसा जहां पे सिंबल आपको मिलेगा या बनाना होगा, तो ये खुला स्विच का, ओपन स्विच जो होता है उसका संकेत हो गया। और प्रतिरोध जो होता है आर, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ये उसका संकेत हो गया, है ना। और एमीटर या आमीटर जो होता है, बीच में जो ए लिखा गया रहता है ये, और एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस होता है, ये एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिए, एमीटर या आमीटर का संकेत होता है। ये प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा तो आपको याद रहेगा, कोशिश कीजिएगा याद रहे, प्रैक्टिस 2-4 बार कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, यानी क्यों नहीं काटती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि वे एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु जो होगा, यानी प्रतिच्छेदित बिंदु जो होगा पर 2 स्पर्श रेखाएं होंगी। अतः उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं भी होंगी, जो असंभव है। यही कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किस परिस्थिति में फ्लेमिंग के दाहिने हस्त के नियम का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है
फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करे और अंगूठा कुंडली की गति की दिशा को सूचित करे, तो मध्यमा कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा को सूचित करती है। ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा। कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की परिभाषा दें। उत्तर में होगा यानी आंसर क्या होगा? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के लिए क्या होगा भाई? तो ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसकी क्षतिपूर्ति स्वतः होती रहती है। ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसकी क्षतिपूर्ति स्वतः होती रहती है, यानी हम यूज करते हैं लेकिन उसका पूर्ति जो है फिर से अपने आप होती रहती है, वह क्या कहलाती है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाती है। जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हो गया। इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसकी क्षतिपूर्ति स्वतः होती रहती है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाती है। जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हुआ भाई। अब चलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ। ये क्या है भाई? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसकी क्षतिपूर्ति स्वतः नहीं होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसकी क्षतिपूर्ति स्वतः नहीं होती है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इसका भंडारण सीमित होता है। इसका भंडारण सीमित होता है। भविष्य में इसके समाप्त होने की संभावना बनी होती है। यानी कि अनवीकरणीय में आपका पेट्रोलियम आ जाएगा। पेट्रोलियम इसलिए आ जाएगा क्योंकि पेट्रोल पदार्थ जो होता है, पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है उसको बनने में लाखों करोड़ वर्ष लगते हैं। इसलिए इसकी संभावना खत्म होने का हमेशा, समाप्त होने का संभावना हमेशा फ्यूचर में बनी होती है, लगी होती है भविष्य में, और इसको हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे। यानी ऊर्जा का वैसे स्रोत जिसकी क्षतिपूर्ति स्वतः नहीं होती है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इसका भंडारण सीमित होता है, भविष्य में इसके समाप्त होने की संभावना बनी होती है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला वीडियो में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।